नमस्कार, आवाज अड्डा बैठे लो बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसके साथ ही सियासी शोलों का एपिसोड भी चालू है। वैसे तो सब गठबंधन तय है, लेकिन पार्टनर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। महागठबंधन में सीएम फेस से लेकर सीट शेयरिंग पर घमासान है। कांग्रेस बार बार कह रही कि इंडिया गठबंधन का साझा सीएम पद का उम्मीदवार नहीं होगा, तो तेजस्वी अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। इधर वीआईपी के मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम बता रहे हैं, तो लेफ्ट पार्टी भी पिछले चुनाव में अच्छे स्ट्राइक रेट का हवाला देकर बड़ा हिस्सा मांग रही है। तो कुल मिलाकर महागठबंधन का पछड़ा तो फंसा हुआ है। एनडीए में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। चिराग पासवान युवा सीएम का दांव चलने के साथ साथ लोकसभा चुनाव के अपने शानदार प्रदर्शन का हवाला देकर ज्यादा बार्गेन करने में जुटे हुए हैं। तो मांझी भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी पार्टी को बड़ा करने, वोट शेयर बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। इन सबके बीच प्रशांत किशोर का खूब शोर है, लेकिन उनके यहाँ भी टिकट का टेंशन खूब है। ऐसे में अब सबके मन में एक ही सवाल है, बिहार में चल क्या रहा है? एनडीए और महागठबंधन आखिर अब तक अपने घर के घमासान को क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं? तो आवाज अड्डा में आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही बिहार की पॉलिटिक्स को जरा और नज़दीकी से देखेंगे, बिहार के मुद्दों को और नज़दीकी से समझेंगे, पिछले चुनाव से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं वो भी देखेंगे, इस समय ज़मीन पर क्या हो रहा है वो सब भी जानेंगे। और इसीलिए आज हमारे साथ एक खास पैनल है। तो आज कोई पार्टीज़ नहीं है, कोई पॉलिटिक्स उस तरह से बात नहीं होगी। हमारे साथ प्रबुद्ध विद्वानों का एक पूरा खास पैनल, एक मंडली है जो बारीकी से बिहार और बिहार की राजनीति पर नज़र रखते हैं, उसे जानते हैं, उसको समझते हैं। तो स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह का, अवधेश कुमार जी का, संजय सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, कन्हैया भिलारी और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत सतीश जी आपसे ही करता हूं। और जैसा हमने कहा कि अब चुनावी बिगुल तो फूंक चुका है और उसके बाद इंतज़ार होता है कि हर पार्टी बताए कि भाई वो जिन के साथ, अब तो क्योंकि गठबंधनों का वक्त है यहाँ पर, एक तरफ एनडीए है, दूसरे तरफ महागठबंधन है, एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं, तो सबके अपने अपने दांव पेच हैं। कोई कितनी सीट चाहता है, कोई कितनी सीटें चाहता है। ऐसे कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये तो आजकल का ट्रेंड ही है कि बिल्कुल नज़दीक में जाके ही वो चीज़ों का ऐलान होता है, क्योंकि हर कोई अपनी अलग अलग कसरत करना चाहता है। अभी आज की तारीख में जो स्थिति एनडीए महागठबंधन की है, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें सब ठीक ठाक हो जाएंगी, थोड़ी बहुत उठापटक को छोड़ के, या तलवारें खींचेंगी जब ये सीट शेयरिंग खुलकर सामने आएगी? देखिए, मुझे क्या लगता है कि इस बार बिहार में जो एक ईमानदारी होती है सीटों के बंटवारे में, चाहे दोनों गठबंधन में, वो लोग राजनीतिक ईमानदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। इस बार बड़ा ही छुपे छापे हर चीज़ हो रही है। आप कहेंगे महागठबंधन में भी, मैं कहता हूं कि महागठबंधन में मैं कहता हूं कि अलग अलग कांग्रेस के आरजेडी के इंटरेस्ट हैं। उसी प्रकार से एनडीए में दोनों पक्षों ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, और इसके लेकर के क्या है कि एक ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। कोई कह रहा है नीतीश जी का नेतृत्व रहेगा, इधर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल होंगे, लेकिन वो लोग तेजस्वी को मानते नहीं कांग्रेस वाले। तो यहाँ पर लुका छिपी का खेल चल रहा है, और एनडीए उससे अछूता नहीं है, ना महागठबंधन है। एनडीए में आप देखिए एक तरह से जो बिसात बिछाई जा रही है, ऐसा लगता है कि गुरिल्ला पद्धति से काम हो रहा है कि भाई चिराग पासवान अचानक 45 सीट मांगने लग जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता है वो क्यों मांग रहे हैं। उसी प्रकार से फिर जेडीयू को कितना मिलेगा, जिस जेडीयू को 43 पर चिराग ने पिछली बार पहुंचा दिया था। महागठबंधन में आप चलिए तो 8 महीने से कांग्रेस पार्टी वहां लगी हुई है, वो अभी तक न सीटों का बंटवारा कर पाए हैं, न सीएम फेस दे पाए हैं, और न दोनों के बीच में उस ढंग से बातचीत का फैसला होता है। जो भी चुनौती देने वाला होता है, वो सब काम अगर आप सत्ताधारियों को हटाना चाहते हैं तो वो काम पहले करना होता है। लेकिन ये दोनों तरफ जो है, मुझे नहीं लगता है कि साफ सुथरे ढंग से काम हो रहा है, एक दूसरे के साथ सहमत का खेल हो रहा है। अवधेश जी, सुनने में ये भी आया कि शाह साहब आए थे थोड़े दिन पहले। अगर मैं बीजेपी इन पर्टिकुलर की बात करूं, बड़ा मंथन हुआ और उसमें चीज़ें निकल कर ये आई कि भाई जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं, जिन विधायकों के खिलाफ हैं उनके टिकट काटे जाएं,
70 की उम्र का भी एक आंकड़ा सुनने को मिला कि जो 70 के आसपास आ गए या 70-75 जो भी हैं, उम्र के लिहाज से जो एकदम बॉर्डर पे आ गए हैं, उनके भी टिकट हटाओ। कुछ जगह जहां लगता है कि ये आदमी ट्रबल करेगा, बागी बनेगा, वहां थोड़ा सा संभाल लो। तो बीजेपी, जेडीयू या एनडीए के अंदर और उसमें जो उनके घटक हैं, उनके बीच इस वक्त क्या चल रहा है? कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार सीट शेयरिंग का सिद्धांत तय किया वो ये था कि कोई हमारे गठबंधन में न बड़ा भाई है न कोई छोटा भाई है। हमारे जीतने के फॉर्मूला पर सब कुछ निर्भर करेगा और जीतने के फॉर्मूला में कई बातें हो सकती हैं। उसमें हमारा पिछले चुनाव का प्रदर्शन हो सकता है, उसमें जो तात्कालिक रूप से सर्वे आ गए हैं, वहां का सामाजिक समीकरण है, विपक्ष कौन सा उम्मीदवार देता है उसके आधार पर, और इसमें टिकट मिलने के बाद भी अगर कोई विपक्ष का उम्मीदवार ऐसा आता है जहां उम्मीदवार बदलने की नौबत आए कि उससे बेहतर उम्मीदवार जाता है, तो ये भी हमको बदलना चाहिए। ये एक जब अमित शाह जी गए थे तो इस सिद्धांत पर एक सहमति बन गई थी, ठीक है इस पर हम लोग काम करेंगे। अब उसमें जो एनडीए में बाकी समस्या नहीं है, एनडीए में समस्या है कि जो लोजपा ये जब पिछली बार 137 सीटों पर बाहर जाके लड़ गए थे चिराग पासवान, उसमें से 1 सीटें आई थी, लेकिन उन्होंने 33 सीटों पर जनता दल यू को सीधा नुकसान पहुंचाया था। 25 सीट ऐसी थी जहां की जेडीयू दूसरे स्थान पर थी और वो सीटें वो जीत सकती थी, लेकिन केवल चिराग पासवान के वोट से वो हार गए थे। तो अब वो चिराग पासवान का जो दावा है वो उस पर दावा है कि भाई इन सीटों को भी देख के हम पर किया जाए, तो इसलिए वो मांग रहे हैं। लेकिन जो इस समय कोई सीट को लेके बहुत बड़ी खींचतान हो, दावा करते हैं, दावा में कोई समस्या नहीं। अब 4 सीटें मान लीजिए हम पार्टी को मिली थी तो उनको 7-8 पर ऑफर किया जा रहा है, वो 12 तक जा रहे हैं, तो मान लीजिए 7-8 नहीं 9 पर हो जाएगा। केवल जो समस्या आ रही है वो आ रही है इस समय चिराग पासवान को लेकर के। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जो धर्मेंद्र प्रधान जी पटना से बातचीत करके फिर आए थे और चिराग पासवान जी से उनकी बातचीत आज हुई है, तो होने के बाद अब क्या निकला है पता चलेगा। लेकिन अब उसमें चूंकि चिराग पासवान के बारे में सूचना है कि उनकी बातचीत प्रशांत किशोर जी से बीच में हुई है या शायद फोन पर बातचीत हुई है, और ये खबर बिहार के अखबारों में छप गई कि दोनों के बीच बातचीत हो रही है। तो अब उसकी सच्चाई क्या है, क्या वो बार्गेन करने के लिए खबर छपवाई गई, क्या दबाव बढ़ाने के लिए है? क्योंकि समस्या ये है कि अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं तो वो करेंगे क्या? क्या केंद्र का अपना मंत्री पद वो गंवाएंगे? सवाल तो ये आता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या एनडीए से बाहर जाके उनको प्राप्त क्या होगा? इसलिए इसका उत्तर चूंकि निगेटिव आ रहा है, इसके आधार पर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है उनमें मोटा मोटी समझौता हो गया है, और वो है कि 100 के आसपास से दोनों लड़ेंगे और करीब 20 से 22 सीटें चिराग पासवान को दिया जाएगा, और उसके अलावा जो है 8 से 10 सीटें इनको जाएगी, और उसी आधार पर ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो उनकी पार्टी को भी उसी प्रकार से 6-7 पर उनको मनाने की कोशिश हो रही है। मोटा मोटी बात है, थोड़े बहुत इसमें अंतर रहेगा। तो बहुत ज्यादा मुझे एकमात्र समस्या चिराग पासवान को लेकर के थी, और खासकर ये खबर आने के बाद कि प्रशांत किशोर जी से कर रहे हैं, बल्कि ये भी हवा चल गई कि 1-2 दिनों में प्रशांत किशोर जी के साथ उनका हो सकता है चुनावी पैक्ट भी हो जाए। लेकिन इस खबर पता नहीं, फिर तो ऐसा लगता है अवधेश जी कि जब इसका कोई ऑथेंटिक स्रोत नहीं मिला। अगर ये हो ही जाता तो अलग बात थी, लेकिन चूंकि ये खबर आई है तो वो तो ऐसा लगता है कि खबर के लिए ही आई है, दबाव बनाने का एक टैक्टिक है, और फिर देखिए जितना बन जाए। लगता तो नहीं कि चिराग पासवान कहीं जाने वाले हैं यहाँ से। संजय जी, तो अगर मैं थोड़ा इसी की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो दोनों ने जो एनडीए जब लड़ा ये सारे मिलके तो 30 सीटें जीती इन्होंने, ठीक है। और अगर उस लिहाज से 2020 का चुनाव देखें तो 74-73 ये आपस में सीट शेयरिंग का नंबर था बीजेपी और जेडीयू के बीच में। अब बदलेगा डेफिनेटली, चिराग का अलग फैक्टर हो ही गया, लेकिन लोकसभा 2024 जो कि बहुत दूर की बात नहीं है, उस लिहाज से अगर पकड़ें तो 122 के नंबर की बात हो रही, प्लस मतलब ऊपर में जो बहुमत का आंकड़ा उससे ऊपर ये निकाल लाएंगे। 46% इनका वोट शेयर था, अभी भी प्रोजेक्शन लगभग
उसी के आसपास के हैं। तो क्या ये जो गणित बैठ रहा है, ये इनको भले ही थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो, खींचतान हो, सब कुछ सही रहा तो इनकी नैया पार लगा देगा? देखिए, नैया पार लगाने में कोई संदेह नहीं था नीतीश जी का, अगर स्वास्थ्य अच्छा होता है। आप देखिए, बिहार की राजनीति में जब से बीजेपी और जेडीयू साथ आए 2005 से, जिस समय और पहले चुनाव के बाद, दूसरा चुनाव के बाद उनको स्पष्ट रूप से और प्रखर जनादेश मिलता रहा। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब नीतीश कुमार अलग हुए थे। नीतीश कुमार को अगर आप उस तरह से देखें तो एक उनको बधाई देना होगा, नीतीश जी को कम से कम हाम को बधाई देना चाहिए, आरजेडी को बधाई देना चाहिए कि हाम को उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना करके एक नई पार्टी बाद में पैदा करवा दी जिसका नाम हाम है। और उस पार्टी में अब जितनी जातिगत व्यवस्था के कारण एक कास्ट बेस्ड पार्टी हो जाती है, जैसे मांझी साहब का है या कुशवाहा जी की पार्टी है, आप एक अपने प्रोमिनेंट कास्ट को, एक दलित एक दूसरा ओबीसी, आप उसको लेकर के चलते हैं। और आरजेडी भी मतलब कहाँ हाशिए पे थी, तो तेजस्वी यादव के रूप में आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर या सशक्त फोर्स के रूप में आरजेडी को खड़ा किया। उसके बाद ये नए अलाइज आए बीजेपी के साथ। अब इस चुनाव में समस्या जो आप बात कह रहे हैं कि अलाइज को साधना, महत्वाकांक्षा सबकी बढ़ती है। रामविलास पासवान जिस समय आए थे, उनको पासवान जी को उनकी जो क्षमता थी ऑन द ग्राउंड, उससे ज्यादा पार्लियामेंट्री सीट दी गई थी। और उसके बाद पिछले चुनाव के नुकसान का भी अवधेश जी वो डेटा दे रहे थे। अब जहां तक ग्राउंड सिचुएशन की बात है, डिलीवरी की बात है, उसमें नीतीश कुमार को सबको पता है। एक ये सिचुएशन है कि मोदी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ग्राउंड पे है, विश्वसनीयता जो है वो ग्राउंड पे है। इसके कारण आप लोकसभा का वो देखते हैं, लोकसभा के चुनाव के दरमियान और भी चीजें हुई थी, तो एग्जैक्टली वो कई बार विधानसभा और लोकसभा की सीटें एक साथ नहीं चलती, जो एग्जाम्पल हमने देखा कई प्रदेशों में अभी जहां चुनाव हुए, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। तो इसमें अब जो नीतीश कुमार के बारे में एक चीज है कि उनकी बीमारी, स्वास्थ्य को छोड़ करके उनके निगेटिव कुछ नहीं है। और एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई परिवार का बुजुर्ग की अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है और आपको नहीं सशक्त दिखते हैं जैसा आप पहले देखते हैं, तो एक सिंपैथी फैक्टर भी आ सकता है। इसमें पेच फंसा है ये, मतलब अगर हम पॉपुलर परसेप्शन के हिसाब से बात करें तो प्रशांत किशोर बहुत सारे ऐसे इश्यूज को लेकर के आए हैं, पर्टिकुलरली करप्शन का इशू, जो बीजेपी के वहां के जो नेता हैं, जो अभी तक मतलब शीर्ष उनके नेता थे, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, और जेडीयू में मतलब अशोक चौधरी इस समय में क्लोजेस्ट थे, उनके बारे में जो कहा है उसको लेकर के थोड़ा रैंक एंड फाइल में जरूर हतोत्साह है। इसमें मतलब कहना गलत नहीं होगा कि उनका उत्साह वो नहीं है जो आज से 3 महीने पहले था। अब जब चुनाव आ गए हैं, सीट शेयरिंग का एक इशू है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा समस्या, सतीश कह रहे थे कि वो ईमानदारी से नहीं होता, ईमानदार नहीं लग रहा है, कभी भी ईमानदार नहीं लगते। जिस समय सीट शेयरिंग की बात होती है, जिस समय कैंडिडेट सिलेक्शन की बात होती है, कभी भी ऐसा नहीं लगता। ये राजनीति जो है वो खेल ही है, आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो उसको पूरा खेल को वो कैसे समझते हैं। तो यहाँ आकर के इसके बाद सीट शेयरिंग डेफिनेटली अभी जो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आपका डेडलाइन है 10 तारीख, नोटिफिकेशन के पहले तो वही हो जाएगा ना, क्योंकि 11 से तो फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो। तो 10 तारीख तक 3 दिन में, अगले 3 दिन में दोनों ही पक्षों को अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो लेकर के आना है, ताकि दूसरा भी टिकट के हिसाब से भी तैयारी करे। तो देखिए, एनडीए के पर्सपेक्टिव में काफी बात हुई। अमिताभ जी, अगर थोड़ा दूसरी तरफ जाएं, महागठबंधन की तरफ जाएं, 2020 का नंबर है तो 110 सीटें ले आए थे मिलके, वोट शेयर भी था 41% का। अभी जो 14 लाख नए वोटर के जुड़ने की बात हो रही है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से पिच कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी जो अपना वोट चोरी और एसआईआर पे सब बात कर करके, और उनकी रैलीज में भी काफ़ी लोग, भीड़ तो जुटती हुई नजर आई। तो ये सारे समीकरण में क्या जो महागठबंधन है वहां पर ज्यादा पैरिटी सी दिखाई दे रही है, उनके लिए कम माथापच्ची की स्थिति बन रही है, या वहां पर भी उतने ही पेच फंसे हुए हैं? नहीं, देखिए, सीट बंटवारे को लेकर के तो दोनों ही गठबंधनों में पेच फंसा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां एनडीए में एलजेपी की वापसी हो गई है, वहीं पर महागठबंधन में वीआईपी पार्टी की एंट्री हो गई है।
प्लस उन्होंने 2 और पार्टीज ले ली हैं, जेएमएम और एलजेपी का जो पशुपतिनाथ पारस जी का फैक्शन है वो भी महागठबंधन में आ गया है। तो दोनों ही गठबंधनों में सीटों का पेच फंसा हुआ है। अब सीटों का बंटवारा कैसे हो, अवधेश जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई अगर अध्यक्ष हैं, मान लेते हैं विपिन जी, या हम लोग सारे पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कैसे करेंगे इसका फैसला भाई, जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। एक बात है कि सर्वे कराया जा सकता है। अब अलग अलग सर्वे एजेंसीज अलग अलग आपको नंबर बताएंगी। एक कोई कंसेंसस मिलना बहुत जरूरी नहीं है कि कौन सी पार्टी किस सीट पे स्ट्रांग है। तो एक फॉर्मूला ये हो सकता है कि भाई देखिए, पिछली बार जिस भी सीट पर कोई पार्टी विनर या रनर अप है उसको वो सीट मिलनी चाहिए। तो अगर इस हिसाब से चलेंगे तो आरजेडी को 142, कांग्रेस को 63, लेफ्ट पार्टीज को 27 और वीआईपी को 10 सीट मिलती है। ये 242 सीट्स हो जाती है, एक ही सीट बचती है। अब एक सीट बचती है तो मान लेते हैं आपने जेएमएम को दे दिया, फिर भी पशुपति पारस जी की पार्टी बच जाएगी। महागठबंधन में कैप्टन जो है और फॉर्म में जो है वो खिलाड़ी, वो तो तेजस्वी यादव हैं 2020 के परफॉर्मेंस के हिसाब से, और सीपीआईएमएल ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो एज अ कैप्टन आरजेडी अगर 150 सीटों से कम पे लड़ती है तो उनकी विनिंग एबिलिटी को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जहां आरजेडी लड़ती है वहां पर तो उसका कोर वोट ब्लॉक उसको 100% वोट ट्रांसफर करता है। लेकिन जैसे ही जहां कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, वीआईपी का कैंडिडेट होगा, या फिर एलजेपी पशुपतिनाथ पारस जेएमएम का कैंडिडेट होगा, वहां पर आरजेडी का जो कोर वोट ब्लॉक है उसका 100% वोट ट्रांसफर नहीं होगा। उसी तरह से एनडीए में अगर आप देखेंगे तो एनडीए में आज की डेट में 2 कप्तान हैं। बीजेपी भी, क्योंकि उसके पास एमएलए ज्यादा हैं, वो अपने आप को बिगर ब्रदर समझती है या बराबरी का भाई समझती है, और जेडीयू तो हमेशा से वहां कैप्टन रहा ही है, लेकिन क्योंकि एमएलए कम हो गए हैं तो उसकी बार्गेनिंग पावर थोड़ी कम है। अब यहां पे भी पेच ऐसे फंसता है कि ये दोनों दल जो हैं वो 100-100 सीटों से कम पे लड़ना नहीं चाहते या लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर 100-100 सीटों से कम पे लड़ेंगे तो ये 70-75 से ऊपर, अगर मतलब ऑप्टिमिस्टिक स्ट्राइक रेट में, इससे ज्यादा जीत नहीं सकते, क्योंकि एनडीए में अब चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी के लिए घमासान होगा। तो दोनों ही दल ये नहीं चाहेंगे कि दूसरी पार्टी ज्यादा सीटें लड़े और उसकी ज्यादा संभावना हो और एमएलए उसके आ जाए। तो व्हील्स विद इन व्हील्स है दोनों ही अलायंसेस में। परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखेंगे तो बीजेपी को ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए एनडीए में, उसके एमएलए ज्यादा हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी उसके पास कैबिनेट मिनिस्टर्स ज्यादा हैं। लेकिन जेडीयू का ये रीजनिंग या लॉजिक है कि पिछली बार एलजेपी की वजह से ही उसको नुकसान हुआ, और एलजेपी ऑस्टेंसिवली बीजेपी के सपोर्ट से ही खड़ी हुई और उसने उसको नुकसान पहुंचाया। नहीं तो जेडीयू को भी 71-72 सीट्स आ सकती थी। जी जी। तो ये सारा का सारा मामला जो है, ये जो रिजल्ट है उसके बाद जो मारामारी होगी मिनिस्टर पोजीशन के लिए और वेरियस मिनिस्टीरियल पोजीशंस के लिए, उसकी लड़ाई है। और कहीं ना कहीं 2025 से बियॉन्ड की भी लड़ाई है, क्योंकि चिराग पासवान की अगर बात करें तो वो ये भी देख रहे हैं कि भाई जेडीयू ठीक है, इस चुनाव में नीतीश जी के अंदर लड़ रही है, 2030 में तो नीतीश जी का हेल्थ कैसा रहेगा कैसा नहीं ये कोई कह नहीं सकता। तो जो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है लीडरशिप का बिहार में, आरजेडी की तरफ से लीडर फिक्स है तेजस्वी यादव, और वो यंग हैं, 40 साल तक उनकी पॉलिटिक्स चल सकती है। मुकेश सहनी भी यंग हैं, प्रशांत किशोर भी यंग हैं, चिराग पासवान भी आराम से 30-35 साल इनकी पॉलिटिक्स चल सकती है। तो चिराग पासवान ये भी देख रहे हैं कि जेडीयू अगर अगले चुनाव तक उसका विघटन होता है या वो कमजोर है, पार्टी बचती नहीं है, तो अपने आप को कैसे पोजीशन करें, क्योंकि बिहार में हमेशा 3 पार्टियां रही हैं, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी। तो जेडीयू का स्थान कौन लेगा? तो अब वो क्या वो रिस्क ले सकते हैं कि एनडीए छोड़ करके
आज पीके के साथ जी वही मुझे लगा कि वो ये तो होता हुआ शायद नजर नहीं आएगा। ठीक है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि वो क्या करते हैं, खबर छपवा रहे हैं, वो सही है, लेकिन शायद वो कहीं जाते हुए तो सीरियसली दिखाई नहीं देते। अब एक चीज या एक सवाल या एक नाम जिसकी चर्चा कन्हैया जी बहुत ज्यादा, वो है प्रशांत किशोर। और वो तो सारी के वहां तो कोई ऐसा मामला है नहीं कि सीट शेयरिंग करनी हो, तो सारी 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन ये चर्चा ज्यादा है, हल्ला ज्यादा है, या सच में इस चुनाव के अंदर उनकी कोई भूमिका भी है? मजबूत भूमिका है, बहुत ही मजबूत भूमिका है। उन्होंने बहुत ये जल्दबाजी में मैं नहीं कहूंगा, 3 साल से वो लगातार जो है घूम रहे हैं, गांव गांव में घूम रहे हैं। 5,000 गांवों का उन्होंने, जैसा वो क्लेम करते हैं, लेकिन गांव हो शहर हो, चर्चा उनकी जोर शोर से शुरू हो गई। जिस तरह से उन्होंने करप्शन को अपना मुद्दा बनाया और पलायन को, 2 बेरोजगारी भी जोड़ सकते हैं 3 को, तो अब तो विपक्ष भी इसी को पकड़े हुए है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन। तो इसको लेकर के लोगों में है कि ये है जो करप्शन के खिलाफ अकेले जंग लड़ रहा है। तो लोगों और मंत्रियों के बीच में, जो भ्रष्ट मंत्री हैं, उनके बीच में इतना फियर साइकोसिस है कि ये पूछिए नहीं। एकदम आपको एक कन्फर्म मैं बता रहा हूं कि एक मंत्री ने फोन किया प्रशांत किशोर को, ये इसलिए कि प्रशांत किशोर इज वेरी क्लोज टू मी, सब पत्रकारों के साथ हैं तो मुझसे भी हैं, और कहा कि पता चला है प्रशांत जी की आप मेरे बारे में, मेरे क्षेत्र में किसी को लगा करके आप मेरा कुंडली निकलवा रहे हैं, सब खोज उज रहे हैं। तो कहा कि ये कौन कहा आपसे, झूठ बोल रहे, पूरा कुंडली तो आपके पास, आपका पूरा कुंडली तो मेरे पास पहले से रखा हुआ है, कितने लोगों की फाइल रखी हुई है मेरे पास। वो बेचारे बड़ा डर गए, बड़ा रिक्वेस्ट किया। तो आप इसे समझ सकते हैं। और लोगों के बीच में कल आपको बताऊं कि पुनौरा धाम में एक फंक्शन था और वहां मिथिला के बहुत सारे ब्राह्मण जुटे हुए थे। उनको एक पत्रकार ही मित्र बता रहे थे कि वो भी गए थे, और वहां पर जो गैदरिंग था, और खासतौर से एक समाज का, तो उन्होंने कहा कसम खा करके कि हम लोग इस बार प्रशांत किशोर को वोट देंगे, इसलिए कि बहुत दिनों के बाद लगता है कि अब हम लोगों की भी बारी, मतलब हम लोगों का भी लॉटरी लग सकता है, हमारा भी, हमारे समाज से भी एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अपर कास्ट पूरा जो है वो मतलब 100% तो नहीं कहें, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग का झुकाव बहुत जोर शोर से उनकी तरफ हो रहा है, और फॉलोड बाई राजपूत, भूमिहार, ये 3 जातियां हैं। प्रशांत किशोर की निगाह जो है अब वो माई पर छोड़ दिए हैं। उनको लग गया है कि हमारा परिश्रम बेकार जाएगा, क्योंकि जब कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि आपका कहाँ वोट बैंक है, तो वो बताते हैं कि जिसे आपके यहाँ मैं देख रहे हैं 41% या 43% दिखा रहे थे पिछले चुनाव का, दोनों तरफ 37.37% का वोट हुआ था, मतलब 72-73%, और बाकी किधर भी, मैंने वो कहते हैं कि ये हमारा वोट है। और इसके बाद मैं जो हूं वो दुमुहा सांप हूं, दोनों तरफ काटता हूं, दुधारी तलवार हूं, दोनों का वोट काटूंगा। तो जब दोनों का वोट काटूंगा, और जो ये जो 26% है, इसमें से उन लोगों को जोड़ दीजिए, मेरा रास्ता क्लियर है। और मैं जो है वो जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से जो बातें रख रहे हैं, वो अब एक सीधा सावधान कहते हैं कि आपका बेटा जो है, आपका भाई जो है, आपका पति जो है, वो बंबई में नौकरी करता है 30,000 का, अगर मैं यहाँ 10,000 की व्यवस्था कर दूं तो आप क्या, आप तो 10,000 का 5,000 का कर दीजिएगा, तो हम लोग नौकरी वोकरी छोड़ करके चले जाएंगे। इस तरह से कन्विंस जो करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है, ये हमारा नेता हो सकता है। इसीलिए आप देखिए एनडीए में बहुत घबराहट है। अभी एनडीए की बैठक हुई थी 3-4 दिन पहले यहीं पर, तो एक एमपी जो है घुसते ही उन्होंने कहा कि भाई प्रशांत किशोर तो बड़ी परेशान कर दिया है भाई से। तो वहां बैठे एक मंत्री पूरा तमतमा गए, और एक दूसरे मंत्री जो है क्या बात करने लगे आकर के, शांत रहिए। अब उनका कहना है कि हम लोगों को लगा कि ये राजद का वोट काटेंगे,
महागठबंधन का वोट काटेंगे, लेकिन तो अपना ही वोट काट रहे हैं। तो इस तरह से वो एक रास्ता बना चुके हैं और मुझे लगता है कि वो थर्ड फोर्स के रूप में मजबूती के साथ। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बिहार चुनाव का ये फैक्टर शायद अनप्रेसिडेंटेड भी है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो बनाता ही। सबकी राय में क्विकली इस पे लेता हूं, फिर और बाकी के जो लंबे सवाल है उन पे जाएंगे। लेकिन सतीश जी, क्विकली, क्या प्रशांत किशोर, ठीक है वो वोट तो काटेंगे, लेकिन इस हद तक काटेंगे और इस हद तक उनका इंप्रेशन आएगा कि वो किसी बड़े गठबंधन को हार या जीत में तब्दील कर देंगे? या तीसरा कि वो खुद भी बना ले, इससे भी इनकार तो नहीं किया जा सकता, ऐसा लगता तो नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। देखिए विपिन जी, इस बार के बिहार के चुनाव में बहुत धुंध है, बहुत रहस्यमय है। प्रशांत किशोर का ट्रैक्शन निश्चित रूप से है और जैसा कन्हैया बेलारी जी ने वर्णन किया उसके हिसाब से तो उनको वोट तो मिलेगा। और किसका काटेंगे, जब ये टिकट का बंटवारा वो करेंगे तब थोड़ा स्पष्ट होगा, लेकिन उनको 8-10 सीटें तो मिल सकता है। और जो चिराग पासवान की भूमिका 2020 में रही, जो जेडीयू को 43 पर उतार दिया, 64 सीटें हरा दी, क्या प्रशांत किशोर के उम्मीदवार क्या गोल खिलाएंगे, कितना जीतेंगे और किसका कितना काटेंगे, ये देखने वाली बात है। अब वहाँ पर क्या है, बिहार में अभी कप्तान का आप लोग बात कर रहे थे। कप्तानी किस चीज़ का है? हमें तो लगता है वहाँ क्रिकेट की कप्तानी नहीं, चेस की कप्तानी हो रही है। चेस शतरंज की कप्तानी हो रही है। आप ये बताइए ना भाई, नीतीश जी के हेल्थ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर मुझे लगता है कि महागठबंधन से ज़्यादा अब तो एनडीए वाले इसको मुद्दा बना रहे हैं। अभी हमारे डिस्कशन में भी देख रहे हैं कि कई लोग इसको मतलब नीतीश जी के हेल्थ की चर्चा कर दी है। हम महागठबंधन वाले उतना नहीं ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, एनडीए वाले ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर जो हैं उनके पास युवाओं का थोड़ा वोट आ सकता है। अभी बिहार में एक खुला मुद्दा है, 10,000 रुपया जो अभी दिया गया है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, यही एक है। और जो सही कह रहे हैं बिलारी जी कि एक थर्ड पार्टी, मैं नहीं कहूँगा कि इतना बड़ा फोर्स हो गए है, उनको वोट मिलेगा, उसका जो बिसात पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखने लायक होगा। क्या अंततः ये भी देखने लायक होगा कि चुनाव के बाद अगर कोई क्या कहते हैं मिश्रित सा नतीजा आता है, उसमें फिर प्रशांत किशोर की क्या नंबर रहते हैं और क्या भूमिका रहती है। ये अगर वो ऐसा हो गया तो आप समझिए ये इस बिहार चुनाव का सबसे बड़ा रोमांच यही है। जी अवधेश जी, इसमें आप भी अपनी लाइनें रखिएगा कि ये प्रशांत किशोर पीके फैक्टर के लिए आप क्या सोचते हैं। और एक और सवाल आपके उसमें ऐड कर रहा हूं जो मुख्य सवाल रहेगा। कप्तानों की बात हो रही, तो अभी जो दोनों ही गठबंधन हैं उनके कप्तानों की बात करें तो थोड़ा अलग सा दिखता है। इधर नीतीश साहब का स्वास्थ्य जो भी है, लेकिन वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, कहीं कहीं नहीं है। एंड एज यूजुअल प्रधानमंत्री मोदी तो हैं ही, तो क्या वो उधर का फेस बन रहे हैं? और वो 10,000 रुपए वाला जिक्र आ गया, वो बांट दिया योजना कहने के लिए राज्य सरकार की है, लेकिन उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और दूसरी तरफ महागठबंधन में देखा जाए तेजस्वी हैं, लेकिन वो जिस तरीके से 2020 के चुनाव में एकदम ओजस्वी दिख रहे थे और जो उनका एक फैक्टर फील हो रहा था, वो इस बार ऐसा महसूस नहीं हो रहा। जबकि राहुल गांधी जो हैं वो जमीन पर ज्यादा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा उठाएं, चाहे एसआईआर का मुद्दा उठाएं, बिहार में आके साथ में रैली करें। तो ये थोड़ा कंट्रास्ट दिख रहा है। अब दिखना अलग बात है, होना अलग बात है, आप बताएंगे। पहले दूसरे सवाल से ही शुरू करता हूँ। राहुल जी के बारे में आपने चर्चा किया। मुश्किल ये है कि राहुल जी जिस मुद्दे को लेकर के चले, वोट अधिकार यात्रा और सोकॉल्ड वोट चोरी, वो इशू ही नहीं है इस चुनाव में। और जब ये अभी वोटर लिस्ट आया और उसके बाद अनाउंसमेंट हो गया, आपने किसी के मुंह से सुना है? और जो वो कहे उसके बाद वो सारी चीजें चैलेंज होती गई, एक के बाद एक होती गई। राहुल जी कोलंबिया में जाकर के एक अलग शो अभी कर रहे हैं। तो जिस समय एक्चुअल वोटर के माइंड में जो कैंपेन इश्यूज है, या कैंपेन किस तरह से होगा, या टिकट सिलेक्शन कैसे होगा, या आपके अलाइंस के साथ किस तरह की बात होगी, उस समय तो वो जाकर के मतलब जो शो कर रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं, वो इस समय अगर कहूँ तो मतलब एक समय में बिहार के गांव में, मतलब जहां मैं था, बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी। लोग पूछते थे, लोहा भारी 1 किलो लोहा भारी कि 1 किलो रुई हल्का।
तो ये मतलब वो उस तरह की एक चीज थी, जो भी वो मोटरसाइकिल और कार की बात करें। तो राहुल जी को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे भी कांग्रेस जो है 100% आरजेडी की पिछड़ा, उनका अपना कोई अस्तित्व 1990 में हारने के बाद से कुछ बचा नहीं है बिहार में। ये जरूर हुआ कि ये वोट अधिकार यात्रा करके कांग्रेस ने उनको एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली उसमें वो ऐसे नेताओं को बुला करके ले आए तेलंगाना से, तमिलनाडु से, जो उनके इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, जो बिहार के बारे में अच्छी बातें, अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते और तमाम तरह की चीजें बोली। उनके प्रोजेक्शन से और उनके ये गठबंधन का कौन चेहरा होगा वो नहीं बोलने से जरूर आरजेडी और उनके बीच में थोड़ी सी वो मनमुटाव है। सीट शेयरिंग अंत में हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि अलग कांग्रेस जाएगी। कप्तान की जहां तक बात है, तो आरजेडी में कभी कोई कंफ्यूजन है क्या, या रहेगा क्या आने वाले किसी भी समय में? जो भी रीजनल पार्टी है या कास्ट बेस्ड पार्टी है, वो फैमिली सेंट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फैमिली सेंट्रिक पार्टीज है। उनका वो नहीं होंगे, उनके परिवार का कोई और होगा, ये मतलब उनकी यहाँ की रघु की रीत जैसा है। तो वो कंफ्यूजन है ही नहीं। इशू ये है कि क्या तेजस्वी यादव के क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो लोगों को, अपार्ट फ्रॉम जो उनका एक स्ट्रांग सपोर्ट बेस है यादव और मुस्लिम का, बाकी जो यंगर लॉट है उसको वो लुभाने में कामयाब होते हैं। इस पूरी चीज में मतलब आप देखिएगा उनका वो उसके बियॉन्ड अगर जाते हैं तभी वो मतलब इंक्रीमेंटल वोट आएंगे, तभी वो सरकार में आ पाएंगे। इस बीच में जो बीजेपी साइड है वहां ठीक है, लीडरशिप इशू इस समय एक इशू होगा चुनाव के बाद। अभी ये चुनाव जैसे बाकी जगह वो लड़ रहे थे, मोदी के नाम पे वो चुनाव लड़ेंगे। मोदी की अपनी उनकी एक पहचान है। चुनाव के बाद बाकी ये नेता जो मतलब अभी अलेजेडली टेंटेड है, उनका क्या होगा वो एक अलग विषय होगा। प्रशांत किशोर की एंट्री ने दोनों का समीकरण वो खराब कर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब देखें कि ईबीसी ओबीसी में बहुत सारे लोग जो हैं ग्रेजुअली बिहार में भी हम देख रहे हैं, बाकी जगह भी देख रहे हैं, एक पूरा का पूरा जो आप कहते हैं एस्पिरेशनल क्लास फूट खड़ा हुआ है। ये एस्पिरेशनल वर्ग जो है वो युवा भी है, और उसमें मैं महिलाओं को भी जोड़ता हूं, क्योंकि जो सुविधाएं उनको पहले नहीं मिली थी वो सुविधाएं मिलने से उनकी भी आकांक्षा बढ़ी। हमने बाकी जगह देखा है 10,000 रुपए का बहुत मजाक में बोला जाता है, लेकिन आप खुद ही देखिए आपके इर्द गिर्द ऐसे मतलब हम अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, लेकिन आप अपने घर से बाहर निकल करके देखिए या घर में आपके यहाँ जो सहयोगी हैं या अदरवाइज भी 10,000 रुपया काफी मायने रखता है उन परिवारों के लिए। और 10,000 या मुद्रा योजना या बाकी चीजों से या घर में जो तमाम तरह की सुविधाएं मिली हैं उससे उनके जीवन शैली में परिवर्तन आया है। महिलाएं बाहर निकल रही हैं, इसीलिए वो जो वोटिंग का पैटर्न है वो बदला है। तीसरी चीज जो प्रशांत किशोर ने जो आकांक्षा जो जनरेट की है, उसमें एक थोड़ा सा मेरा एक देखिए, किसी भी न्यूबी के बारे में 8 सीट जीतेंगे, 5 जीतेंगे, 50 जीतेंगे, कहना प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक मोमेंटम उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन पूरा हम देख रहे हैं उसमें महिलाओं का कोई किसी तरह का अब रिप्रेजेंटेशन अभी तक उस भीड़ में या बाकी जगह जाकर के जो ग्राउंड पे लोग सर्वे भी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, क्या उनका रुझान प्रशांत किशोर की तरफ है? क्योंकि जी ये बात करते हुए हर समय हम भूल जाते हैं वो लाभार्थी बहुत मैटर करता है जिन महिलाओं को ये मिला है। और आप 75 लाख परिवारों को अगर मिला है, उनके परिवार में और कितने लोग होंगे या पहले का क्या होगा, वहां पे वो जो क्रेडेंशियल है डिलीवरी की, अभी क्या है आगे कौन दे सकता है, वो बड़ा फर्क डाल। तो इसलिए प्रशांत किशोर ने मोमेंटम खड़ा किया है, कोई डाउट नहीं है। वो बात कर रहे हैं जो किसी बिहारी के दिल में है, बिहार जैसा होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। वो वोट में कितना ट्रांसलेट करता है, क्या वो वोट कटोर रह जाते हैं, क्या उससे आगे जाते हैं? ये जब एक बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और कैंपेन का मोमेंटम आगे बढ़ेगा तब ये ठीक से पता चलेगा। जी जी, नहीं ठीक है, सही बात है। अवधेश जी, जब बिहार में लोग वोट करने जाएंगे तो देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कुछ तो मुद्दा होगा। अगर बिहार की इन पर्टिकुलर बात करें तो बेरोजगारी है, पलायन वाला एक मुद्दा है, अपराध की अगर बात करूं तो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है यहाँ अपराध की दर। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार के अपने गूढ़ मुद्दे हैं, बहुत तकलीफ में है। अभी भी शायद 60-70% जनता जो है वो देखा जाए तो गरीबी है उसके आसपास ही है।
तो वहां पर ये चीजें रहेंगी या फिर जो ये बीजेपी का अपना हिंदुत्व वाला नैरेटिव रहता है ये काम करेगा कि प्रशांत किशोर के सपने काम करेंगे? क्या लेके जाएगा वोटर दिमाग में? देखिए, एक तो बिहार में जो हम अभी छवि बनाते हैं कि बिल्कुल अभी भी वो इकोनॉमिकली बिल्कुल डाउन ट्रोडन का स्टेट है, वहां जाने से अब अंतर दिखाई देता है। तो जाहिर है कि जो वहां के वोटर हैं और खासकर जो थोड़ा उम्र वाले लोग हैं वो पहले और आज की तुलना करते हैं। और तुलना करने में वैसे भी आप देखिए तो जब नीतीश कुमार आए थे तो पहला बजट कितने का था? 23,000 करोड़ रुपए का था। आज का जो बजट हो गया है वो करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हो गया है। तो इतना अंतर आ गया है, पर कैपिटा इनकम में अंतर आ गया है। जो ग्रोथ रेट है अगर आपके हिसाब से 8.64% जो है वहां का ग्रोथ रेट है। सबसे बिहार में जो इतनी सड़कें बनी है, फ्लाईओवर बने हैं, जिले जिले में एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो वे सब चीजों का असर है वहां। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिहार उसी तरह है। और अब जाने पर उस ढंग की गरीबी बिहार में नहीं दिखती है जो पहले दिखती थी। घर दिखते हैं, बिजली दिखाई दे रहा है लोगों के पास, मोटरसाइकिलों की संख्या बढ़ गई है। जो आपके दरवाजे पर पेंट करने मजदूर आता है वो मोटरसाइकिल से आता है, अपना कपड़ा खोलता है, पेंट वाला कपड़ा पहना, आपके घर का पेंट किया, पैसे लिया, फिर मोटरसाइकिल पर अपना वस्त्र पहना चला गया। तो ये सिचुएशन है। दूसरा है कि महिलाओं में आप देखिए जो 10,000 की आप बात कर रहे हैं, पहले जीविका के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनको बताया गया कि भाई आप घर से नहीं निकल सकते हैं तो घर में छोटे छोटे काम करके भी हम कुछ अर्जित कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना गई है कि 10-10 हजार रुपये से आप छोटे छोटे काम शुरू कर सकते हैं घर में, और अगर बेहतर करेंगे तो आगे हम 2 लाख रुपया देंगे। तो मुद्दे क्या है अब इसको ध्यान से, ये 20 वर्ष पहले नीतीश कुमार की सरकार ने जिन बच्चियों को उस समय साइकिल दिए, ड्रेस दिए, 10वीं पास करने, 12वीं पास करने, ग्रेजुएशन करने पर स्कॉलरशिप दिए कि आपको इतना मिलेगा, आपको पुस्तकें दी हैं, अब वो सब एक उम्र दराज हो गई हैं। जो उस समय 14-15 साल की थी वो 34-35 साल की हो चुकी है, जो 20-22 साल की थी वो 40-42 साल की हो गई है। तो उनको एक दूसरा लाभ मिला है अगर वो रोजगार में नहीं है, फिर उनके बच्चे हैं वहां। तो ये जो चीजें सामने है ना, वो बड़ा मुद्दा होता है कि हम कहां से थोड़ा विकसित किए, कहां से हमने पढ़ाई लिखाई की। क्योंकि उनको पता है, जो लड़कियां उस समय 10वीं में पढ़ रही थी, 8वीं 9वीं में, उनको मालूम था कि पहले क्या सिचुएशन था, अपराध कितने थे, हम स्कूल जा पाते थे, नहीं जा पाते थे, ये सारे तुलना लोग करते हैं। उसमें जहां तक देखिए तेजस्वी यादव का सवाल है, अगर तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के रूप में रहते तो उनकी चमक बनी रहती। लेकिन नीतीश जी ने जो अपना पाला बदल का एक फार्मूला बनाया कि हम किसी को अस्थाई विपक्ष रहने ही नहीं देंगे, ना किसी को अस्थाई सत्ता पक्ष रहने देंगे, तो उनको जो उप मुख्यमंत्री बनाया है ना, उससे उनका जो तेज था, उससे जो उनका समर्थन था, उसको काफी डेंट लगा है। और पिछले 6 महीनों में भारतीय जनता पार्टी या बाकी जितना नीतीश कुमार पर हमले कर रही थी, उनके यादाश्त को लेकर के बातें हो रही थी, उनके जो जिस ढंग से वो गुस्सा कर रहे थे, चिड़चिड़े हो जा रहे थे, भाषा थी, उनके चेहरे काले हो रहे थे। अब 6 महीना में चूंकि बीजेपी ने इतनी बार उनकी प्रशंसा की है और चूंकि वहां के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हमारी ओर से नेतृत्व, हमारे इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हमारे मुख्यमंत्री यही होंगे, तो धीरे धीरे वो चीजें चर्चा से गई है। पढ़े लिखे लोगों के बीच थोड़ी बहुत है, लेकिन इस समय वो चीजें चर्चा में नहीं है, बल्कि उन पर अटैक के कारण उनको सहानुभूति ज्यादा मिल रही है उम्र के होने के कारण। तो अब वो इशू इस समय बिहार में नहीं है, वो जो पहले था। इशू होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से आप वोट किसी के साथ लिए, किसी के साथ चले गए, जिस ढंग से आपने बयान दिया है, पाला बदला है, लेकिन वो इस समय इशू नहीं है। तो मुद्दों की दृष्टि से अगर आप देखें, क्राइम की संख्या बढ़ी है, लेकिन लोगों ने देखा है कि लालू प्रसाद जी के राज में तो कोई FIR ही दर्ज नहीं होता था। उस समय तो जो पलायन की बात बिहार में होती है वो केवल रोजगार के कारण पलायन नहीं हुआ था। डर के मारे जिनके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन था, उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ जमीनें बेचकर दिल्ली भेज दो, जहां कोई मिल रहा है भेजो, वहां जाके बच्चे पढ़ें, इस कारण भी पलायन हुए थे। अब कम से कम वो स्थिति बिहार में नहीं है। तो बिहार में इस बार जो मुद्दे हैं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये पहला चुनाव है
जीएसटी में जो कुछ हुआ है और बचत सप्ताह कहा गया और इनके बीजेपी के लोगों के बीच जाके कि जीएसटी से क्या लाभ है, क्या हम कर रहे हैं, वो गए हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो सारे लेके गए हैं। एसआईआर के बाद का पहला चुनाव है, कांग्रेस ने एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो मुद्दा बना नहीं है। तो इसमें राष्ट्रीयता भी है, इस समय हिंदुत्व भी है। जो वक्फ को लेकर के जो आरजेडी और बाकी ने जिस ढंग से सभाएं की और जिस ढंग से अटैक हुआ है, तो उसका तो एक असर है ना वहां के गैर मुस्लिमों पर। तो ये सारी है। लेकिन हम जब बिहार की चर्चा करते हैं तो दो फैक्टर हम भूल रहे हैं, एक ओवैसी फैक्टर और एक तेज प्रताप फैक्टर। तेज प्रताप यादव जिस ढंग से उनकी व्यवस्थित तरीके से उनकी पार्टी बनी है, पहले उम्मीद नहीं थी, व्यवस्थित तरीके से पार्टी बनी है। पहला चुनाव है लालू जी के आने के बाद, जबकि परिवार में एक विद्रोह होकर पार्टी टूटी है, दूसरी पार्टी बन गई है। ओवैसी का फैक्टर सीमांचल में चलता है। ये दो भी फैक्टर हैं प्रशांत किशोर के तो अलावा, इनकी चर्चा करेंगे अवधेश जी। एक छोटा ब्रेक मुझे लेना होगा, लेकिन ओवैसी फैक्टर की भी बात करेंगे और तेज प्रताप की भी बात करेंगे। और भी एक दो चीजें हैं, जब जाति समीकरण को लाएंगे तो वहां वो बातें भी होंगी। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद एक फ्रीबीज महिला रोजगार योजना की बात आई है, वो अपने आप में उस कैटेगरी में फॉल करेगी कि नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ एक चुनाव देख लीजिए, फ्रीबीज का बहुत बोलबाला रहा है। वो बिहार में वो फैक्टर कितना काम करेगा और क्या सुनने को मिलेगा, अभी तो घोषणा पत्र आएंगे। और दूसरा जाति समीकरण, ये भी वहां बहुत स्ट्रांग है, उसका क्या इंपैक्ट आएगा, ये एक दो अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है बैटल ऑफ बिहार की, और अब जबकि शंखनाद हो चुका है, चुनावी तारीखें आ चुकी हैं, तो कौन सा गठबंधन, सीट शेयरिंग मुद्दे और वो तमाम बातें जो चुनाव को इंपैक्ट करती हैं, उस पर अब रोज लगभग चर्चा होती रहेगी। तो वैसी एक चर्चा आज हो रही है। ब्रेक से पहले कई अहम मुद्दों पे बातचीत हुई, लेकिन एक बड़ा मुद्दा अब तो अमिताभ जी, अभी तक हाल फिलहाल हमने जितने भी विधानसभा चुनाव देखे, कुछ और चुनाव देखे, इनफैक्ट बड़ा चुनाव भी, उन सब में फ्रीबीज का बहुत जबरदस्त बोलबाला रहा है। मतलब ऑलमोस्ट इस समय तो जो वो है एकदम हॉट टॉपिक सा है कि भाई चुनाव है तो फ्रीबीज तो उसमें बटेंगे ही बटेंगे, वो किसी भी रूप में। अच्छा, अभी यहाँ की बात करें बिहार की, तो अब आप वो 10,000 रुपये 75 लाख महिलाओं के खाते में, वो भी लगभग उसी कैटेगरी की बात हुई। अभी और जब घोषणा पत्र आएंगे तो आपको बिहार में क्या लगता है, फ्रीबीज यहां पर भी रूल करेंगी, यहां पर भी वो पार्टियों का एक प्रमुख दाव होगा? लोग, अब फ्रीबीज कहीं का भी इंसान हो उसको बुरा तो लगता नहीं है, तो वो भी एक अहम फैक्टर के तौर पे काम करेगा, या दूसरे फैक्टरों की तरह वो भी वन ऑफ द फैक्टर रहेगा? नहीं, दूसरे फैक्टरों की तरह वो भी वन ऑफ द फैक्टर रहेगा। देखिए, फ्रीबीज अगर आप देखें तो एनडीए ने तो ऑलरेडी बांट दिए एक तरह से भाई, 10,000 रुपए लगभग 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को दे दिए गए हैं मेरी जानकारी के अनुसार। और अगर 1 करोड़ 21 लाख का मतलब होता है लगभग 3 करोड़ 63 लाख वोटर, क्योंकि हर परिवार में लगभग 3 वोटर हैं। अब 3.63 करोड़ वोटर होते हैं, लगभग 50% वोटर हैं ये, क्योंकि 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं टोटल। बिहार के परिप्रेक्ष्य में 65% हाउस होल्ड्स की आमदनी 10,000 से कम है। तो 10,000 का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा अमाउंट है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर कैपिटा इनकम इंडिया का लोएस्ट है। 6-7 हजार रुपए पर कैपिटा इनकम है पर मंथ। तो ये गेम चेंजर स्कीम हो सकता है, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में 1,500 रुपए बांटना या दिल्ली में बांटना 2,000 रुपए, वहां पर अलग बात है, क्योंकि दिल्ली की तो पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे ज्यादा है और महाराष्ट्र टॉप 3 इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो जिन महिलाओं को मिला है उनके लिए यह मुद्दा हो सकता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो कोर वोट ब्लॉक है एनडीए का, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात है, जब कास्ट की बात होती है तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात है। जो भी महिला है वो किसी न किसी धर्म या किसी न किसी जाति की भी है, पढ़ी लिखी है या कम पढ़ी लिखी है, रोजगार है या बेरोजगार है। तो जब वो वोट डालने जाती है तो वो किस आइडेंटिटी को कैरी कर रही है, अपने महिला आइडेंटिटी को कैरी कर रही है या अपनी धर्म की आइडेंटिटी को कैरी कर रही है, जाति की आइडेंटिटी को कैरी कर रही है, उसके हिसाब से वोट पड़ता है या पड़ेगा। तो ये एक सोचने वाली बात जरूर है कि अगर ये फॉर्मूला चल जाता है, फिर से मान लेते हैं 50-50 प्रोबेबिलिटी है किसी भी चुनाव में, तो एज अ सोसाइटी इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ये रेसिपी फॉर सक्सेस ना हो जाए।
ठीक है, जैसे एमपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दोनों में एनडीए को फायदा हुआ, झारखंड में इंडिया ब्लॉक को फायदा हुआ, दिल्ली में आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी चुनाव हारी, उसका एक कारण जरूर ये भी है कि उसने जो 2000 करोड़ रुपए महिलाओं को आवंटन या कैश इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे थे, वो कभी बांटे ही नहीं, यूज ही नहीं किए। तो ये देखने वाली बात होगी, और मुद्दे भी रहेंगे, बेरोजगारी मुद्दा है, करप्शन मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, लेकिन मुद्दों पे सिर्फ 20% 25% ही वोटिंग होती है। जो अन्य वोटिंग है वो बेनिफिशियरी स्टेटस यानी फ्रीबीज, लीडरशिप यानी सीएम फेस, 15% लोग वोट वाइब के सर्वे के अनुसार तो 15% लोग सीएम के चेहरे पे वोट देंगे, 17% लोग प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वोट करने वाले हैं। जब प्राइम मिनिस्टर के चेहरे की बात होती है यानी दोनों, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, दोनों की बात होती है। और कुछ लोग जाति, धर्म, विकास, तो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लोग अपना वोट डालेंगे। ये चुनाव पिछले चुनावों से बिल्कुल ही अलग है, इन द सेंस दैट इस चुनाव में दोनों ही गठबंधनों के नेशनल लीडरशिप की एंट्री हो गई है। 2010 का चुनाव नीतीश बनाम लालू, 15 का चुनाव नीतीश प्लस लालू बनाम मोदी, 20 का चुनाव नीतीश वर्सेस तेजस्वी। लेकिन इस चुनाव में नीतीश प्लस मोदी वर्सेस तेजस्वी प्लस राहुल का चुनाव है ये, क्योंकि दोनों ही ब्रांड, नीतीश कुमार की ब्रांड पॉपुलैरिटी में कमी आई है और तेजस्वी के भी ब्रांड पॉपुलैरिटी या रेटिंग्स में कमी आई है, अगर आप पिछली बार के रेटिंग से कंपेयर करें। प्रशांत किशोर की जहां तक बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि जितना नुकसान उन्होंने तेजस्वी यादव को पहुंचाया है, उतना तो भाजपा और नीतीश कुमार या जेडीयू ने भी पिछले 10 सालों में नहीं पहुंचाया। देखिए, बिहार में पढ़ाई लिखाई जो है ना, बहुत सेक्रेट चीज है। गरीब से गरीब व्यक्ति अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाता है, बाहर भेजता है, पढ़ाता है, और बार बार उनके एजुकेशनल स्टेटस को रेज करके प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया है। अभी बेल्लारी भाई साहब कह रहे थे, बात बिल्कुल सही है कि जन स्वराज को वोट कहां से मिल रहा है। जन स्वराज का सबसे बड़ा आज सपोर्टर कौन है? अगर आप जाति में देखेंगे तो अपर कास्ट है, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता है भाई 35 साल बाद हमारा सीएम बन सकता है। लेकिन दूसरा जो वर्ग है या बराबर का जो वर्ग है वो युवा वर्ग है, क्योंकि युवा आज सब कुछ सोशल मीडिया पे कंज्यूम करता है, और युवाओं में पॉपुलैरिटी पिछली बार तेजस्वी यादव की अच्छी खासी थी, और इस बार लगभग 15-20% सेंधमारी जनसुराज कर रहा है। तो जनसुराज दुधारी तलवार की तरह ही दोनों तरफ को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे एलजेपी ने पिछली बार नुकसान पहुंचाया था। लोग जेडीयू की बात ज्यादा करते हैं क्योंकि जेडीयू की बात मीडिया में ज्यादा उछलती है, लेकिन एलजेपी ने 40 सीटों पर एनडीए को और 32 सीटों पर महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचाया था। सो ऑन अ नेट बेसिस उसका इम्पैक्ट सिर्फ 8 सीटों का था एनडीए के अगेंस्ट या महागठबंधन के फेवर में। तो अल्टीमेटली चुनाव फंसा हुआ है और अभी कैंडिडेट्स के ऊपर सब कुछ है। कोई बहुत ओवर आर्चिंग थीम इस चुनाव में अभी तक तो नहीं दिख रहा है। ठीक है कन्हैया जी, तो देखिए बिहार जैसी स्टेट है, यहाँ पर जाति समीकरण तो बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, लेकिन आजकल वो जाति वर्सेस विकास की डिबेट होती है। कहने के लिए अच्छा लगता है, सुनना लगता है विकास और ये सारी चीजें, लेकिन जातीय फैक्टर किस हद तक इस चुनाव को डिसाइड करेगा? कन्हैया जी। हेलो। हाँ जी, आप मेरा सवाल सुन पाए सर? विपिन जी। हाँ जी। टिकट का जब बंटवारा होता है तो सबसे पहले जात ही देख करके होता है, और जो भी लिस्ट बनता है तो 2-3 लिस्ट बनते हैं। इसमें एक गुप्त लिस्ट होता है, उसमें कन्हैया भेलारी जाट राजपूत विक्रम सीट से, संजय सिंह जाट राजपूत आरा सीट से, वो होता है। तो कास्ट का कंसिडरेशन फर्स्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप आरा से किसी दलित को लड़ा देंगे, किसी कुशवाहा को लड़ा देंगे, किसी को बड़ा, ये पहला कंसिडरेशन कास्ट होता है। उसके बाद कैसे कैंडिडेट, उसके बाद होता है विनेबिलिटी, ये विन करेंगे कि नहीं। लेकिन अभी जो आपने जैसा कि इस बार का चुनाव सही कहा अमिताभ जी ने कि एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं।
यही मतलब मुख्य रूप से यही दोनों में टक्कर है। प्रशांत किशोर बना रहे हैं, तीसरा फोर्स बनने का प्रयास कर रहे हैं। इट इज टू बी सीन कि बना पाते हैं कि नहीं है। तो मैं जो देख रहा हूं कि दोनों में एकदम बराबर की टक्कर है। ऑफ कोर्स ये बात सही है कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी कंपेयरिंग टू लास्ट इलेक्शन घटी है। उसका मेन कारण ये रहा कि उनका जो मुख्य मुद्दा बेरोजगारी वाला था, 10 लाख को पहले ही कलम से मैं मुख्यमंत्री बनते ही दे दूंगा, वो जो है भोथर हो गया। वो ब्लंट कर दिया एनडीए ने दे करके। 10 लाख तो उन्होंने दे ही दिया, और अगर सरकारी मतलब नौकरी, तो वो ब्लंट हो गया। इसलिए जो है उसके बाद और बहुत सारी घटनाएं हुई। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जात पहला कंसीडरेशन है, और जातीय अब माई जो है वो अभी भी इंटैक्ट है तेजस्वी के साथ। इधर जो है अपर कास्ट में डेंट लगा दिया प्रशांत किशोर ने, तो कमजोर हो गया बीजेपी या एनडीए कहें। कोयरी, कुर्मी और ईबीसी जो 37% है, उसमें अभी भी नीतीश कुमार की पकड़ बहुत बढ़िया है। दलित जो है, दलित में रामविलास पासवान हो गए। दलित हमको तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने राजेश राम को रविदास समाज से लाया, मांझी जी का अपने समाज में ही है। तो अभी जो है ये जो लोग हैं दलित में बिल्कुल बटा हुआ है। लेकिन अति पिछड़ा में और काम देखिए, छोटी छोटी जातियों के बीच सारी पार्टियां, पार्टी के नेता उसका गोलबंद करने के लिए मीटिंग पर मीटिंग किया जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में ये डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि क्या फ्री, अगर एंटी इनकम्बेंसी खूब है, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता विपिन जी, तो ये फ्री बीज इतना बांटने की जरूरत नहीं थी, जिसके खिलाफ नीतीश कुमार रहे हैं, बहुत खिलाफ रहे कि ये सब नहीं होना चाहिए, बिजली मुफ्त का नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री असहाय हैं। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि वो मुख्यमंत्री का अब क्रेज एमंग द पीपुल नहीं है। वो जो हमारा देखते थे कि नीतीश कुमार है, आज नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार होते, वो नीतीश कुमार जो मंजू सिन्हा जो केवल भागलपुर के कांड में उनके पति का नाम आ गया था, तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जीतन राम मांझी को इस्तीफा बना था, रामानंद सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, कई लोगों को इस्तीफा देना। नीतीश कुमार ने बोला इस्तीफा दीजिए, पहले इस्तीफा दीजिए। आज जो है लोग देख रहे हैं, प्रशांत किशोर ने ऐसा एक्सपोज कर दिया कि सब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार असहाय है, इसलिए जातीय गोलबंदी ज्यादा। जी, तो जाति फैक्टर तो काम करेगा। और अभी क्विकली अवधेश जी, आपने एमआईएम वाली चीज, हार्डली मेरे पास शायद 1 मिनट होगा, कि ये जो मुस्लिम वाला फैक्टर है, दलित मुस्लिम, और जो अलग अलग ईसीबी और ये वो समीकरण चलते हैं कि इसका वो समीकरण, इस पार्टी का ये समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, ये क्या फैक्टर रोल प्ले करेगा, खासतौर पे मुस्लिम फैक्टर? देखिए, मुस्लिम फैक्टर तो इस बार, पिछली बार भी जब ओवैसी लड़े थे उधर से, तो उन्होंने 4 सीटें वहां जीती थी, एक अतिरिक्त 5 सीटें जीत गए थे। और उस क्षेत्र में जो महागठबंधन था वो केवल 7 सीटों पर सिमट गया था। 12 सीट तो वहां एनडीए को मिल गया था, उसमें ओवैसी बड़ा फैक्टर थे। और ओवैसी इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, 20 पर लड़े, इस बार थोड़ा ज्यादा पर लड़ने जा रहे हैं। दूसरा कि ये जो मुसलमानों का फैक्टर है, ये जब प्रशांत किशोर जी ने कहा है एक निश्चित परसेंटेज और निश्चित टिकट हम मुसलमानों को देंगे, अगर वो प्रशांत किशोर जी मुसलमानों को उतनी टिकट देते हैं ओवैसी के अलावा, और वो जाता है, तो वो वोट किसके पक्ष, किसका काटेंगे? वो सीधी सी बात है कि वो कटेगा और राजद का। उन्होंने चूंकि घोषणा किया हुआ है जी कि इतनी सीटें हम देंगे ही मुसलमानों को अपनी, लास्ट तो वो एक दूसरा फैक्टर हो जाएगा अगर मुसलमानों का आएगा तब। जी ठीक है, मुझे लगता है क्योंकि ये तो बैटल ऑफ बिहार की अभी जो जस्ट शुरुआत हुई है, चर्चाओं में इतने मुद्दे होंगे, इतनी अंदर की गहराई की। आज तो हमने सिर्फ एक सरफेस पर बातों को कवर करने की कोशिश की है, इस पर एक पे पूरा एक शो बन जाएगा कि कौन सा फैक्टर किस चीज़ को कितना प्रभावित करेगा। लेकिन हाँ, आप 2-3 दिन के अंदर जो है वो वोट शेयरिंग, सीट शेयरिंग माफ़ कीजिएगा, वो आ जाएगा। उसके बाद एक बड़ी तस्वीर उभरेगी, तो बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी। फिलहाल आज के लिए तो समय समाप्त हो गया। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद
लेकिन CNBC आवाज पर चुनाव तक बैटल ऑफ बिहार जारी रहेगा और आप सब आमंत्रित रहेंगे। नमस्कार।